डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूर्व के व्याख्यानों में आपको स्विट्ज़रलैंड के संघीय शासन व्यवस्था के बारे में बताया कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं और स्विस संघ किस प्रकार का है। हमने इसके पूर्व के संविधानों में भी सरकार के जो अंग हैं उनके बारे में, सरकार के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनके बारे में हमने चर्चा की है। आज हम स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका के बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अब तक हमने देखा है कि दो प्रकार की संसदीय शासन प्रणालियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक उसी तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे कि अमेरिका में है, वहाँ पर कार्यपालिका में एक ही कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और वही सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हमने दो कार्यपालिका के दो रूप देखे, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का रूप और दूसरा संसदात्मक शासन प्रणाली का रूप। इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका भी होती है जिसमें कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर संपूर्ण सभा में निहित होती है, कि ऐसी कार्यपालिका जिसमें अध्यक्षात्मक और मंत्रिमंडलात्मक दोनों ही के गुण जिसमें समाहित हों, वो तीसरे प्रकार की कार्यपालिका होती है। और ये गुण लोकतंत्र के जो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली के ये जो गुण हैं वो स्विट्ज़रलैंड के लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उसका जो मिश्रण है यदि हम कहें तो वो वहाँ की संघीय सरकार में है। संघीय सरकार क्या है कि स्विट्ज़रलैंड की जो बहुल कार्यपालिका है उसको हम संघीय सरकार कहते हैं। कि इससे जब 1848 में इससे पूर्व का संविधान बनाया था स्विट्ज़रलैंड में, तब स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था तथा नए संविधान में जो कि 2000 में लागू किया गया उसमें स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। हालांकि उसका मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का पूर्व में था, लेकिन उसको नए नामकरण से संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार जो है उसका गठन कैसे किया जाता है, कि इसकी रचना कैसे की जाती है। कि जो स्विस संघीय सरकार क्या है, स्विस कार्यपालिका है, स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 175 में किया गया है कि किस तरह इसका गठन किया जाएगा। संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वहाँ पर उनकी सदस्य संख्या 7 होती है। इनका जो चुनाव है वो संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। संघीय सरकार का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। इससे इस अवधि से पूर्व हटाया नहीं जाता। यदि 4 वर्ष से पूर्व कोई स्थान खाली है तो संघीय संसद अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए जो समय बचा है उसके लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके उसे भर देती है। मतलब वो भंग नहीं होती है, पूरे 4 वर्ष तक अपना कार्य करती है, उससे पूर्व उसको भंग नहीं किया जा सकता। यदि कोई सदस्य कम है तो संघीय संसद उसका चुनाव कर लेती है। वहाँ एक प्रकार की और परंपरा है कि संघीय सरकार के सातों सदस्य हैं वो सभी दलों के प्रतिनिधि उसमें आते हैं। ऐसा नहीं होता वहाँ पे कि सब सदस्य, जैसे कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो बहुमत जिसको मिलता है तो संघीय कार्यपालिका उसी दल के सदस्यों के द्वारा बनाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो सभी सदस्य हैं वो एक ही दल के हों ये आवश्यक नहीं है, तो अधिकांशतः सभी दलों के प्रतिनिधि उसमें शामिल किए जाते हैं। संघीय सरकार में अधिक से अधिक कैंटनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह निश्चित किया गया कि उसमें एक कैंटन जो है वहाँ एक से अधिक सदस्य उसमें निर्वाचित नहीं होंगे, कि एक कैंटन से सिर्फ एक ही सदस्य निर्वाचित होगा। इसके अतिरिक्त रक्त संबंध के आधार पर कोई भी संबंधी है वो उसमें शामिल नहीं होगा। यदि कोई एक सदस्य है तो उसके रक्त संबंध से संबंधित प्रतिनिधि उसमें, उसके जो सदस्य हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे, ताकि भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति उत्पन्न न हो और निहित स्वार्थों और गुटबंदी से वो दूर रहे। स्विट्ज़रलैंड में एक और परंपरा है, वो ये कि वहाँ पर 2
बड़े प्रांत हैं, ज्यूरिख और बर्न। तो जो कैंटन है उसके प्रतिनिधि सदैव ही वहाँ पर कार्यपालिका में भेजते हैं। और ये दोनों कैंटन एक प्रकार से सरकार के जो संघीय जो सरकार है उसके स्थायी सदस्य हैं। शेष जो 5 स्थानों पर अन्य कैंटनों के प्रतिनिधि बारी बारी से चुने जाते हैं। यदि कोई सदस्य पुनर्निर्वाचन की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे पुनर्निर्वाचित कर दिया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी सदस्य, कई सदस्य ऐसे होते हैं जो 20-20, 25-25 वर्ष तक सरकार में निरंतर सदस्य बने रहते हैं और उनकी इस निरंतर सदस्यता के कारण संघीय सरकार के सदस्य जो है वो अच्छे अनुभवी प्रशासक और विशेषज्ञ बन जाते हैं। शेष सरकार के जो सदस्य हैं उनकी क्या योग्यताएं होती है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सदन के सदस्य जो होते हैं वही चुने जाते हैं। संघीय सरकार के सदस्य चुनने के बाद उन्हें प्रतिनिधि सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। संघीय सरकार का कोई भी सदस्य किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघीय सरकार में चुने जाने के लिए प्रत्याशी को सेवाभावी होना चाहिए, उसको विनम्र होना चाहिए, तभी वो चुना जाता है। वेतन कितना मिलता है इनको, संघीय सरकार के प्रतिनिधियों को? इस संघीय सरकार के प्रत्येक सदस्य को 80,000 फ्रांक वार्षिक वेतन दिया जाता है और जो उसका अध्यक्ष होता है उसको 90,000 फ्रांक वेतन मिलता है। और यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक संघीय सरकार का सदस्य रह जाता है तो उसे 55 वर्ष की आयु में पेंशन दे दी जाती है। और ये पेंशन कितनी होती है? उसका जो वेतन है उसका 40 से 60% तक होती है। संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन बहुत ज़्यादा नहीं होता, दूसरे देशों के मुकाबले देखें तो बहुत ज़्यादा वेतन नहीं है। वहाँ के जो सदस्य हैं वो बहुत ही सादगी से रहते हैं, अलग अपना सादगी से जीवन यापन करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करते, बहुत ज़्यादा शान से नहीं रहते। संघीय सरकार में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होता है कि जो संविधान के अनुच्छेद 176 है उसके अनुसार संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद स्वयं करती है। दोनों ही पदों पर व्यक्ति दोबारा चुना जा सकता है, पर उसका चुनाव लगातार 2 वर्ष तक दोनों ही पद पर दोबारा चुन सकते हैं, लेकिन लगातार वो 2 बार नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ पर एक परंपरा बन गई है कि सरकार का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है और हर वर्ष इस वर्ष का जो उपाध्यक्ष है वो अगले वर्ष वहाँ का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। ये परंपरा के रूप में वहाँ पर स्थापित है। संघीय सरकार का जो अध्यक्ष होता है उसे ही स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाता है। अधिकार की दृष्टि से ये अध्यक्ष का पद कोई बहुत ज़्यादा महत्व का पद नहीं है। सरकार का अध्यक्ष उन 7 व्यक्तियों में से ही एक है, जो 7 सदस्य हैं कार्यपालिका के, उनमें से ही एक होता है। सबकी शक्तियां समान होती हैं, समान शक्तिशाली होते हैं। अध्यक्ष पद का जो अधिकारी है उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अध्यक्ष पद बारी बारी से सरकार के सब सदस्यों को प्राप्त होता है। सरकार के अन्य सदस्यों के निर्णयों को बदलने का उसको कोई अधिकार नहीं होता। उसका वास्तविक कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो संघ की बैठकों की अध्यक्षता करे, संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करे, देश विदेश में औपचारिक जो कार्य हैं उनका संपादन करे, सरकार के कार्यों का निरीक्षण और संचालन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत दे दे। लेकिन स्विस सरकार का जो अध्यक्ष है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसको वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के अन्य सदस्यों की तरह ही वो सिर्फ एक प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है, उसके कोई विशेषाधिकार नहीं होते। अध्यक्ष का वेतन भी उतना ही होता है, अन्य सदस्यों के समान रहता है। केवल 10,000 वार्षिक भत्ता उसे अलग से मिलता है और 10,000 फ्रैंक भाई औरों का 80,000 वेतन है तो उसका 90,000 वेतन होता है। उसका मुख्य कार्य अपने विभाग का संचालन करना है, विदेश के प्रतिनिधियों और राजदूतों आदि को मान्यता देने का कार्य करना है,
स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और उसका अध्यक्ष का जो पद है वो कोई बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है और न ही उसके कोई बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। संघीय सरकार में विभागों का बंटवारा कैसे होता है स्विट्ज़रलैंड में, कि स्विट्ज़रलैंड में जो संघीय सरकार है के 7 विभाग होते हैं और वैदेशिक मामलों का विभाग, न्याय और पुलिस विभाग, गृह सेना, वित्त, उद्योग और कृषि, डाक और रेलवे। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का अध्यक्ष होता है। सबसे पहले वैदेशिक जो विभाग है वो अध्यक्ष के पास होता था, परंतु बाद में वो भी परंपरा बदल दी गई। अब अलग अलग व्यक्तियों के पास में वो जाता है और इस विभाग के किसी भी सदस्य के पास कई वर्षों तक अब निरंतर बने रहता है। मैं कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष के बाद ही वो वैदेशिक विभाग हो, बल्कि कोई भी 7 सदस्यों में से किसी को भी मिल जाता है और वो प्रतिवर्ष बदला नहीं जाता, बल्कि उस पर पदासीन व्यक्ति निरंतर कई वर्षों तक कार्य कर सकता है। औपचारिक रूप से विभागों का जो वितरण होता है वो संघीय सरकार द्वारा ही किया जाता है, परंतु व्यवहार में निर्वाचन के समय ही ये स्पष्ट हो जाता है कि किसके पास कौन सा विभाग होगा। और विभागों का वितरण दलबंदी के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होता है। सरकार का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग के अध्यक्ष होने के साथ साथ अन्य किसी विभाग का उपाध्यक्ष भी होता है जो उस विभागाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। मतलब जो पूरी जो टीम है वो एक टीम स्पिरिट के रूप में काम करती है। कार्यपालिका वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विभाग में दक्षता प्राप्त करता है वहाँ पर, जिससे उसकी प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ती है और संघीय सरकार के सदस्य अपने अपने विभाग के विशेषज्ञ होते हैं। व्यवहार में यदि हम देखें तो संघीय सरकार का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग का स्वतंत्रतापूर्वक क्या करता है, प्रबंध करता है और महत्वपूर्ण निर्णय भी वो स्वयं लेता है, जबकि संविधान संघीय सरकार को एक निकाय के रूप में देखती है। संघीय सरकार की बैठकें कब कब होती है? संघीय सरकार नियमित रूप से बैठकें करती है। इन बैठकों में सरकार का जो अध्यक्ष होता है वही सभापतित्व करता है। सदस्य जो संघीय सरकार की जो गण पूर्ति है वो 4 सदस्य हैं, लेकिन सदस्य अनुपस्थित बहुत कम रहते हैं। कुल 7 सदस्य होते हैं, हालांकि 4 सदस्य यदि उपस्थित होते हैं तो बैठक हो सकती है, लेकिन सभी सदस्य प्राय उपस्थित ही रहते हैं और यदि कोई सदस्य अनुपस्थित भी रहता है तो उसे लिखित कारण बताना पड़ता है। सरकार की सहायता के लिए एक सचिवालय होता है और सचिवालय में स्टाफ होता है जो कि सचिवालय के प्रधान के निर्देशन में कार्य करता है। तो ये था संघीय सरकार का गठन किस तरह होता है और किस तरह उसका संगठन है। हम अगले व्याख्यान में संघीय सरकार के जो कार्य और शक्तियां हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।